फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान 24। आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, गुप्तोत्तर काल। और ये एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का एक चैप्टर है जो गुप्त काल के बाद का जो काल है वो गुप्तोत्तर काल है। और उसका जो टाइमलाइन आप देखेंगे वो है 550 से लेके 750 तक का टाइमलाइन है। 550 एडी कर लो, यहाँ पे एडी, तो 550 एडी से लेके 750 एडी तक के काल को क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर काल कहते हैं। और इसी काल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले भी क्लास में, जो लोग बच्चे क्लास के हैं उनके लिए कह रहे हैं, पहले भी क्लास में मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर दिया, गुप्त काल तक का टॉपिक डिस्कस कर दिया है और वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये गुप्तोत्तर काल बचता है। तो ये शुरुआत कैसे हुआ वो समझ लीजिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि गुप्त काल का पतन और उसके बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय। राज्यों का उदय के पीछे एक कारण जो सामंतवादी व्यवस्था जो पहले उदय हो चुका था, आप सातवाहन काल से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुषाण में बहुत ज़्यादा रहा, फिर गुप्त काल में भी बहुत ज़्यादा रहा। तो एक ये भी कारण है कि सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ और उदय होने के कारण छोटे छोटे राज्य, मतलब छोटे छोटे लोग जो सामंत थे वो उदय होने लगे और उनको विशेषाधिकार धीरे धीरे मिलता चला गया। विशेषाधिकार किस प्रकार का? एक तो आपको भूमि का दान मिला, फिर उसके बाद उसको कर नहीं देना पड़ा। अब चूंकि कर नहीं देना है तो राज्य को भी कर नहीं जाएगा। पहले क्या था कि आपको कर नहीं देना है, लेकिन मतलब राज्य को क्या करना है? सेना देना है, शाही मतलब सेना देना है आपको युद्ध के समय पे, ताकि राज्य की सुरक्षा हो सके। धीरे धीरे वो भी विशेषाधिकार मिल गया कि उन्हें सेना भी नहीं देना है। तो इस तरीके से साम्राज्य के पास क्या होगा कि वो आर्थिक आधार जो था वो ख़त्म होने लगा। तो सामंतवादी व्यवस्था उदय होने के कारण साम्राज्य का जो आर्थिक आधार है उसके ख़त्म होने लगा। तो एक कारण पतन में ये भी दिखता है। एक कारण ये है कि हुनों का आक्रमण हुआ उस टाइम पे। और हुन लोग कौन थे? तो ये जो भारत है आपका, मध्य एशिया के जितने भी लोग थे ना, चीन के बगल में आए, भारत के ऊपर जो अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब है, तुर्कमेनिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ से ये लोग आए थे हुनों के आक्रमण के कारण भी इस सभ्यता का गुप्त साम्राज्य का पतन माना जाता है। एक है कि आपको जो व्यापार है वो खत्म होने लगा था। चीन से जो रेशम का व्यापार होता था वो भी खत्म होना था। साम्राज्य का एक आधार खत्म होने लगा, आर्थिक आधार, तो जिसके कारण से ये साम्राज्य का पतन हुआ, नए साम्राज्य का उदय हुआ, वो है गुप्तोत्तर काल। अब इसमें छोटे छोटे साम्राज्य उदय हुए, क्योंकि आपने पहले देखा कि सामंतवादी व्यवस्था था, सामंतवादी व्यवस्था से तब छोटे छोटे लोगों को दिया गया, फिर वो अधिकार मतलब अपना अधिकार का उपयोग करते रहे और धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ने लगा जैसे जैसे जिनका शक्तिशाली था। तो कुछ साम्राज्य जो देख लेते हैं हम लोग, वो कौन कौन सा साम्राज्य था। तो पहला है हरियाणा के बीच जगह के आसपास जो थानेसर है, वहाँ पे पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। दूसरा है आपका कामरूप, असम का जो क्षेत्र है वहाँ पे कामरूप, ठीक है, वंश। इधर में आपका बंगाल में गौड़ वंश, जिसके शासक शशांक हुआ बंगाल में। नीचे में आपका मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आज कहते थे, बिंद का क्षेत्र वो है, वहाँ पे मालवा उत्तर, ये देवगुप्त का उदय हुआ। और यहाँ पे चालुक्य, दक्षिण भारत में आपको चालुक्य दिख जाता है। यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्रों में, यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा है, तो ये यहाँ पे क्षेत्रों में मिल जाता है। फिर यहाँ पे यूपी में एक कन्नौज है, कन्नौज में था मौखड़ी वंश। तो कौन कौन सा वंश हो गया? पुष्यभूति वंश, मौखड़ी वंश, कामरूप वंश, यहाँ पे गौड़ वंश बंगाल में, कामरूप असम में। यहाँ पे आपका हो गया देवगुप्त के शासक उत्तर गुप्त या परवर्ती गुप्त वंश कहा जाता है इसको, मालवा के पठार में। और यहाँ पे चालुक्य वंश। तो ये कुछ वंशों का उदय हो गया। और उन वंशों में जो आज जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वर्धन वंश, या पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहते हैं। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें मेन रूप से हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा जाता है। और जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है ज़्यादातर हर्षवर्धन के काल से ही होते हैं, क्योंकि उनका जो हर्षवर्धन के पहले जो 2-3 लोग आए उस पुष्यभूति वंश की गद्दी पर बैठे, उनका कार्यकाल कुछ उतना बड़ा नहीं रहा। और वैसा कोई काम भी उन्होंने किया कि हाँ उनके बारे में चर्चा की जाए। तो हर्षवर्धन के काल से इस पूरे वंश को जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला पॉइंट है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। इसमें ना यहाँ पे ये आपका मूर्धन्य स हो जाएगा, आधा मूर्धन्य स, ठीक है, वो ठीक कर लीजिएगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पे? अभी ऊपर में आपको दिखाया है कहाँ, वो जो जगह है हरियाणा का जगह है, ठीक है। ये जो जगह है हरियाणा का, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये वाले पार्ट पे, हरियाणा वाले पार्ट में थानेसर जगह है, वहाँ पे मिल जाता है आपको। तो वहाँ पे इस वंश की स्थापना हुई। और इस वंश का प्रथम जो शक्तिशाली शासक था वह कौन था? प्रभाकर वर्धन। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियाँ
धारण की या अपनाई। परम प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती ने 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा राजश्री नाम की कन्या को जन्म दिया। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी जिनका नाम यशोमती था, उनसे 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और 1 कन्या राजश्री का जन्म हुआ। राजश्री का विवाह मौखड़ी वंश के राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। मौखड़ी वंश कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का जो वंश है, उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है, कन्नौज में जो वंश था उसको मौखड़ी वंश कहते थे। ग्रह वर्मा के साथ शादी हुआ, लेकिन क्या हुआ कि मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। मालवा के शासक देवगुप्त कौन? जो उत्तर गुप्त और क्या है, परवर्ती गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है वो। तो इन्होंने मालवा मतलब वो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ठीक है। और इसके बाद राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने, गौर वंश कौन सा है? बंगाल वाला वंश। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। तो प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र था राजवर्धन और हर्षवर्धन, तो राजवर्धन था उस टाइम पे गद्दी पे, तो राजवर्धन की हत्या कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में सेनापति सिहनाद के प्रयासों से हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी संभाली। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष को एक और नाम दिया जाता था, शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। हर्ष का जो एक नाम था वो शीलादित्य था। नेक्स्ट पॉइंट, हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज कौन सा? अब चूंकि देखो ये आपका जो क्षेत्र था ना मौखड़ी वंश, तो कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से ही उसकी शादी हुई थी। किसकी? हर्ष की बहन, हर्षवर्धन की जो बहन है राजश्री, उसका। लेकिन क्या हुआ था कि देवगुप्त उस पर चढ़ाई कर दिया और उसके कारण वो फिर ये गौड़ वंश का जो शशांक राजा था उसके कारण वो मारा गया राजवर्धन। अब फिर क्या किया, अब चूंकि उस पर ये क्या होता इसका शासन हो चुका था ये शशांक का कन्नौज पे, तो उससे छीना, मतलब कन्नौज पे अधिकार कर लिया और हर्षवर्धन ने और उसे अपनी राजधानी बना दिया। किसको? पहले इसकी राजधानी क्या था? वर्धन वंश का जो राजधानी था वो पहले क्या था? थानेश्वर में था। अब इसने जब शशांक से इसको जीत लिया कन्नौज को, तो उसकी किसको राजधानी बना दिया? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी पूर्व में चीनी नरेश ताई सुंग के दरबार में ब्राह्मण दूत भेजा था। हर्षवर्धन ने कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसने वहां से बुद्ध के दंत अवशेष को प्राप्त किया। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे ना हर्ष का ये अभियान, विजय अभियान, तो उसमें भी डिस्कस होगा इसका। कश्मीर जो ऊपर का क्षेत्र था ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश वगैरह जो ऊपर का क्षेत्र है पूरा कश्मीर का, उस पर क्या क्या आक्रमण कर दिया था, चूँकि वो जीत नहीं पाया था उसको, लेकिन वहाँ से उसने बुद्ध के दंत का अवशेष प्राप्त किया था। ठीक है, ये उसकी सफलता मानी जाती है कश्मीर अभियान का। हर्ष के पूर्वज जो थे भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। वह स्वयं शिव का भक्त, पर चीनी यात्री हेनसुआंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रश्रय दिया और खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। कहने का मतलब ये कि इसके जो पूर्वज जितने भी थे उन्होंने क्या किया, शैव धर्म के मानते थे। ठीक है, लेकिन और ये जो हर्षवर्धन है वो खुद मानता था इसको, शैव धर्म को मानता था। लेकिन जब ये हेनसुआंग से मिला, और हेनसुआंग कौन है अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वह उससे मिला तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के महायान शाखा को, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जब कश्मीर में हुआ था तो वहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। और महायान शाखा जो बुद्ध को देवता मानता था उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो महायान शाखा को प्रश्रय दिया और खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। देखो बार बार महायान आ रहा है ना, तो इसके लिए स्पेशल एक लेक्चर जब मैं वो लूँगा उस पर ना, बौद्ध धर्म वाले पे, तो उस पर आपको डिस्कस कर दूंगा महायान ये क्या है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो, हीनयान जो भगवान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानता था, वहीं पे महायान भगवान बुद्ध को देवता के रूप में मान के इनकी पूजा करता था। तो एक जो मेन जो मोटिव है इसका डिवाइड करने का वो यही है। बाकी और कुछ पॉइंट्स है जिसको हम उस वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तो नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है कि अब ये हेनसुआंग कौन है, तो ये हेनसुआंग चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा CU की, जब ये भारत आया, ठीक है, तो इसने अपना एक यात्रा विवरण लिखा और यात्रा विवरण क्या था, CU की
में हर्षकालीन प्रशासनिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था को विस्तृत रूप में वर्णित किया है। तो आपको एक ये भी कहा था कि हर्षकालीन जो इतिहास जानने का एक आधार के रूप में ये भी जाना जाता है। CU की किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग के यात्रियों में राजकुमार नीति का, अच्छा इसको ये उपनाम दिया गया है, यात्रियों में राजकुमार, फिर कौमा दे के यहाँ पे नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह किया। मतलब बेसिकली इसका दो उद्देश्य था कि पहले ये क्या करना, शिक्षा ग्रहण करना और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करना। उसके बाद थोड़ा बहुत ये हर्ष के काल में थोड़ा ये और भी इंटरेस्ट लेने लगा। इंटरेस्ट का मतलब ये बन जाता है कि देखिए एक प्रयाग सभा होता था, आगे डिस्कस करेंगे, महामोक्ष परिषद के तौर पे, वो यूपी के क्षेत्रों में। लेकिन हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की अध्यक्षता में एक कन्नौज सभा का आयोजन करवाया और ऐसा कहा जाता है कि वो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस सभा का आयोजन करवाया गया था। तो कन्नौज सभा का आयोजन किया गया। हर्ष के विजय अभियान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले, पहले ही बताया। पहला था क्या कि शशांक को जैसे ही इसने गद्दी प्राप्त की, ठीक है, तो शशांक को पराजित करके, शशांक कौन, जो गौर वंश का शासक था, लेकिन अब चूंकि ये कहाँ चला गया था, देखो राजवर्धन ना उत्तर गुप्त जो वंश है, मालवा का पठार, उसके शासक को मार दिया था देवगुप्त को। अब फिर लेकिन देवगुप्त को वो मारा तो फिर राजवर्धन को इसने शशांक ने मार दिया। शशांक कौन है? गौर वंश का शासक जो बंगाल में वंश था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब जब यहाँ ये शासन कर रहा था कन्नौज पे, तो हर्षवर्धन आया, जब गद्दी पे बैठा तो उसने कन्नौज पे अधिकार कर लिया, उसको पराजित कर दिया। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब इसका पहला अभियान था जो कन्नौज पे अधिकार, दूसरा पूर्वी क्षेत्र में अपना विस्तार किया और बंगाल तक के क्षेत्रों को, बंगाल के थोड़े बहुत कुछ क्षेत्र बच गए थे जिसको बाद में लिया गया था, लेकिन उस ज़्यादातर क्षेत्रों को पहले ही इसने मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसका कर लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र में स्थिति सुदृढ़ करने के बाद उसने पश्चिम में पंजाब में ब्यास नदी तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में मिला लिया। पंजाब में ब्यास नदी, ऊपर में आप देखते हैं ना झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो सतलज का जो ट्रिब्यूटरीज है आप देखते हैं वो ब्यास, वहाँ तक के क्षेत्र में, चूँकि इसका थानेसर तक था, ऊपर तक के क्षेत्रों में इसने अपना विस्तार कर लिया। पश्चिमी क्षेत्रों में हर्षवर्धन ने कश्मीर क्षेत्र पर भी आक्रमण किया और उसने यहाँ से बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए। तो इसके विजय अभियान में पहला तो था आपका कन्नौज पर अधिकार, दूसरा बंगाल, तीसरा आपका पश्चिम में पंजाब में ब्यास नदी तक का विस्तार, चौथा में उसने कश्मीर पे किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया था, वहाँ पे शासन नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से ये बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त कर लिए थे इसने। हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी में बल्लभी के विरुद्ध भी अभियान किया और इस अभियान में उसने ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया। बल्लभी गुजरात के जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है ना, उस क्षेत्र की बात कर रहा है, उस क्षेत्र में एक जगह है वहाँ की बात कर रहा है। तो उन क्षेत्रों में भी इसने क्या क्या विजय अभियान किया और वहाँ भी उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया जीत के, ठीक है। इसने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण की तरफ भी प्रयास किए, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से इसको पराजय झेलनी पड़ी। दक्षिण के विस्तार का मतलब जैसे आपने देखा चालुक्य वंश, चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। तो वहाँ उसने जब ये यहाँ पे आप देख लो, एक चीज़ बता देता हूँ, नर्मदा नदी का लोकेशन आपको पता ही होगा। ये है नर्मदा नदी, ऊपर में बिंद पर्वत, नीचे में सतपुड़ा, तो इन दोनों के बीच में है नर्मदा नदी। जैसे ही नर्मदा नदी पार कर रहा था तभी इसको पता चल गया, ये पुलकेशिन द्वितीय को जो चालुक्य वंश का शासक था, तो इसने क्या किया, अपना मोर्चा संभाला और जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन पराजित हो गया और ये दक्षिण की तरफ अपना विस्तार नहीं कर पाया। तो आप देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, तो पूरब में, फिर उसको कन्नौज पर तो अधिकार किया ही, इधर में बल्लभी या पश्चिम में यहाँ पे, और ऊपर में आपका पंजाब वगैरह क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो लाइन किया हुआ ना, इस मैप पे जो लाइनिंग किया हुआ है पूरा पेंसिल से, ये लाइनिंग का पूरा ये हर्षवर्धन का काल का क्या है पूरा क्षेत्र है, ये ऐसे ये पूरा इसका साम्राज्य का विस्तार था देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बंगाल से लेके इधर में आपको गुजरात का पूरा क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र छोड़ के ऊपर में पंजाब तक का क्षेत्र जो विस्तार था वो पूरा इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। और ये सब कब, जब ये साम्राज्य विस्तार विजय अभियान कर रहा था उसी दौरान इन्होंने पूरा ये सब किया। अब हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, तो हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहलाते थे। इसके जो अधीनस्थ लोग थे वो महासामंत या महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता था उनके लिए। मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए यह साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा था, जिसे भुक्ति, पहला जो भुक्ति था जिसको आप स्टेट मान सकते हैं, उसके बाद भुक्ति का विभाजन विषय में किया जाता था जिसको आप जिला मान सकते हैं, विषय का विभाजन पाठक में होता था जिसको आप तहसील मान सकते हैं। आज के डेट में हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ब्लॉक है, बाकी यूपी या महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ तहसील कहा जाता है। तो पाठक,
ब्लॉक कभी कभी आप अनुमंडल भी कह सकते हो, सॉरी, वो अनुमंडल भी होता है, जिसका अनुमंडल अधिकारी एसडीएम होता है, उसको भी तहसील मानते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ अनुमंडल और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, महाराष्ट्र यूपी में आपको ये तहसील कहते हैं लोग। तो भुक्ति का विभाजन विषय में तथा विषय का विभाजन पाठक के रूप में हुआ था। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। फिर भुक्ति का जो शासक था वो उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था, और ग्राम प्रशासन की जो छोटी इकाई थी वो ग्राम प्रशासन का प्रधान क्या था, ग्राम छपटलिक कहलाता था, ठीक है, ग्राम छपटलिक कहलाता था। नेक्स्ट है आपका, अब ये एक थोड़ा मैप बना दिया मैंने कि कैसे इसका प्रशासन डिवीजन हुआ था। तो ये ग्राम से बड़ा पाठक, पाठक से बड़ा, आप ऊपर क्यों चले जाएंगे, नीचे से बड़ा की ओर इसका सीक्वेंस दिया गया है। तो ग्राम से बड़ा पाठक, पाठक से बड़ा विषय, विषय से बड़ा भुक्ति। तो ये पूरा डिवीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, और दंडपसिक तथा दंडिक पुलिस अधिकारी होता था। जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे तो उनको दंडपासिक या दंडिक कहा जाता था, और पुलिस कर्मियों को जो छोटे थे उनको चाट या भाट कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को भीड़देश्वर, बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत तथा महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में जो हर्षचरित की रचना वानभट्ट ने की थी, तो उसमें कुछ पद के नाम दिए गए और उसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। भंडी का मतलब होता था प्रधान सचिव, सिंहनाद का मतलब होता था प्रधान सेनापति, कुंतल का मतलब होता था अश्व सेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त का मतलब था गज सेना का प्रमुख। ये हर्षचरित में रचना है कि ये पद थे और इनका जो क्या क्या काम था वो था। नेक्स्ट है हर्षकालीन साहित्य। हर्षकालीन साहित्य में 2-3 साहित्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो आप देखें कि हर्षकालीन साहित्य में सीयू की जो ह्वेनसांग की रचना है, यात्रा विवरण है बेसिकली भारत का, उसके काल का, हर्षवर्धन के काल का। फिर है वानभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। ये बहुत पूछा जाता है, हर्षचरित किसकी रचना है, तो वानभट्ट की रचना है, और किसके ऊपर, तो ज़्यादातर वो हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया है। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। वानभट्ट के गुरु का नाम भड़चू था, ठीक है, ये याद रखिएगा। हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की। ये 3 रचना किसकी है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्ष की रचना है, ठीक है। ऐसे कभी कभी क्यास लगाए जाते हैं इतिहास में कि ये रचना किसी और कवि ने किए थे, शायद धाविक नाम का वो कवि था, और उसको क्या किया था, उसको या हर्षवर्धन ने कुछ पुरस्कार दिए थे और अपने नाम पे 3 पुस्तक लिखवाया था, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं पढ़ना है। हमको इतना जानना है कि इसने 3 नाटक की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, विविध पॉइंट है आपका। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये हिंदू धर्म के लोगों को द्वारा समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें महामोक्ष परिषद मतलब मोक्ष के संबंध में जानकारी, हिंदू धर्म में कैसे क्या हो उसके लिए। ह्वेनसांग 6वें वर्ष समारोह में शामिल हुआ, मतलब प्रत्येक 5वें वर्ष में समारोह होता था, और ये 6वां जब समारोह हुआ उसमें ह्वेनसांग खुद शामिल हुआ था। और इसी को ना, ये जो अभी हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक 5 वर्ष पे प्रयाग में जो समारोह होता था उसको प्रयाग सभा के रूप में भी जानते हैं। वैसे ये महामोक्ष परिषद कहलाता था, पूरा उसमें जो दृष्टिकोण, जिसमें विचार जिस तरह के दिए जाते थे उस आधार पे, लेकिन इस स्थान के नाम पे प्रयाग सभा के रूप में जाना जाता था। इसी तरीके का एक सभा आपको पहले बताए हैं जो ह्वेनसांग की अध्यक्षता में हुआ, वो कौन था, कन्नौज का सभा। इस काल में सिंचाई के लिए तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तुला यंत्र एक वो नाम है यंत्र का जिसके द्वारा आप सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। इसके पहले आप 1-2 नाम और देख चुके होंगे, अरहट देख चुके होंगे, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे उसी चीज़ का तुला यंत्र नाम दिया गया है, दूसरी चीज़ है लेकिन तुला यंत्र के रूप में नाम दिया गया है इसको। हर्षकाल में मथुरा सूती वस्त्र निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा ये यूपी का जगह है, ठीक है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। इसके पीछे थोड़ा डिबेट ये है कि पहली बात तो वो पूरे भारत पे शासन नहीं किया जिस तरह से मौर्य वंश ने किया, ठीक है, अशोक ने किया, उस तरह से ऐसा कोई शासन इसका देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी कि ये कट्टर मतलब हिंदू शासक कहना, क्योंकि ये इन्होंने पहले तो बौद्ध धर्म था ही, लेकिन बाद में इसने पहले हिंदू धर्म था जो शैव को मानता था, लेकिन बाद में इसने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया। तो फिर पूरे तरीके से न तो ये तो पूरा भारत का शासक था और न ही ये क्या था, हिंदू शासक था। लेकिन ठीक है, अब चूँकि ये प्रचलन में है सेंटेंस तो कहना पड़ जाता है, अब कहीं क्वेश्चंस पूछ दें। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी 2 बार लिखा गया है, ठीक है, हुई थी, इसको कर देना, ठीक है, हुई थी। नेक्स्ट है आपका एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण मिलता है, और इस अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय ने की। एहोल अभिलेख वही जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि हर्षवर्धन ने जब दक्षिण का विस्तार करना कोशिश किया था तो नर्मदा के पार तक गया था,
और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया था, तो वहाँ से आ गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसी विजय उपलक्ष्य में अपना एक अभिलेख लिखवाया था, वो एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय ने कराई थी। तो उसके आधार पर भी इस दोनों के काल का टाइम का इतिहास का विवरण उससे मिल जाता है, एहोल अभिलेख से मिल जाता है। ये चैप्टर में इतना ही था, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसी पॉइंट से बन जाते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, पूरे इसको नोट्स कर लीजिएगा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा ब्लॉग पोस्ट का, ब्लॉग पोस्ट से वहाँ से आप नोट्स ले लेंगे और आप नोट डाउन कर लेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। इसमें जो हर्ष का जो विजय अभियान है ना, उसके बारे में आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चूंकि अब बताना था कि कैसे कैसे पूरा विस्तार किया साम्राज्य का, इसलिए हमको वो लिखना पड़ा है। तो आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज वो ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिण भारत के जो शासक हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, गुप्तोत्तर काल में पूरे तरीके से सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हुआ, 550 से 750 की बात अभी तक मैंने की, लेकिन जो दक्षिण भारत का, ये उत्तर भारत की बात हो रही थी। दक्षिण भारत में भी कुछ और शासक रहे हैं, तो उसकी डिस्कस करेंगे। फिर हम अभी से संगम काल पीछे छोड़ा था हमने, तो संगम काल की डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में, तो वो सब डिस्कस कर लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अपना जो ओपिनियन होगा इस वीडियो के बारे में आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं, वीडियो को कैसा लगा देखने के बाद, ठीक है। बाय बाय।